Hello and welcome to the Easy Classes. This video is about inflation. इन्फ्लेशन या आप कह सकते हैं थियरीज ऑफ इन्फ्लेशन, इसलिए कि किसी भी इकोनॉमिक टूल्स के या इकोनॉमिक फिनोमिनन के दो एंगल हो सकते हैं। यानी एक रियलिटी क्या होती है और उस रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास थियोरेटिकल टूल क्या है। तो इन्फ्लेशन एक फिनोमिनन है, कोई भी इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर सकती है और करती है। बल्कि ये कहा जाता है कि कुछ इन्फ्लेशन, सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो नॉर्मल है विद इकोनॉमिक ग्रोथ, डिजायरेबल है। जीरो इन्फ्लेशन ज़्यादा डिजायरेबल चीज़ नहीं है। या एक थ्योरी में जाएं जैसे फ्लिप्स कर्व जो है वो रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है कि अगर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है या जैसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो आपको इन्फ्लेशन को टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे भी थ्योरी जो होती है वो आपको रियलिटी एक्सप्लेन करने के लिए होती है कि रियलिटी को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, कैसे समझते हैं। क्योंकि फिर जाहिर है कि पॉलिसीज इंटरवेंशन होता है वो उसी थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है। ओके, तो आज हमारा फोकस थ्योरी के ऊपर है। यानी एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, अच्छा बिफोर आई गो टू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, एक चीज समझिए कि हाई प्राइस को इन्फ्लेशन नहीं कहते। इन्फ्लेशन का मतलब है परसिस्टेंट राइज इन प्राइस। बल्कि लिखी दूं इसको, परसिस्टेंट राइज इन प्राइस, यानी प्राइस का कंटिन्यूअसली बढ़ना, ये हुआ आपका इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो 10% बढ़ गए, ठीक है। पर्टिकुलर ईयर में आमतौर पर देखा होगा पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे लेते हैं प्राइस को, उस डिटेल में जब कभी इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करेंगे तो मैं करूंगा। तो सपोज 10% प्राइस बढ़े, वहां के सेटल हो गए, तो उसके बाद जीरो इन्फ्लेशन है। या ऐसा नहीं हुआ कि 10 से फिर नीचे अपनी जगह पे आ गए। अगर बढ़ रहे हैं, या ये कहो कि 10% बढ़े और नेक्स्ट टाइम पीरियड में वो 8% बढ़े, तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन कम हो गया। यानी प्राइस अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस हैज कम डाउन, ये कम हो गया, उसके बढ़ने का रेट कम हो गया। तो ये दिमाग में रखिए, ये इसमें आमतौर पर लोग गलती कर जाते हैं लोग। और मैंने अक्सर देखा है कि टीवी में जब कहा जाता था कि इस सप्ताह में मुद्रास्फीति की दर जो है उसमें कमी आई है, तो मैंने बहुत लोगों को कमेंट करते सुना, भाई हमने तो किसी चीज़ के प्राइस कम होते नहीं देखे। ये कहते हैं गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा नहीं, असल में मुद्रास्फीति की दर में कमी आने का मतलब यह है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया, यानी रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज कम हो गया। इन्फ्लेशन तो अपने आप में रेट ही है। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट टास्क जो हमारा है वो है कि इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करें कि इन्फ्लेशन क्यों होता है। बेसिकली दो टाइप के इन्फ्लेशन है, एक डिमांड इन्फ्लेशन, दूसरा सप्लाई इन्फ्लेशन, राइट। तीसरा भी इन्फ्लेशन है जिसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन कहते हैं, जो अप्लाई होता है डेवलपिंग कंट्रीज पे। स्पेशली गुनार मिर्डल जो कि नोबेल लॉरेट थे, बहुत मशहूर किताब उनकी एशियन ड्रामा थी। एशियन ड्रामे से ये मत समझिएगा कि ड्रामे की किताब है, इकोनॉमिक्स की किताब थी। तो उन्होंने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को एक्सप्लेन करते हुए शायद ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसकी वजहें बताई थी। तो वो तीसरा वो हो जाएगा। तो बेसिकली डिमांड इन्फ्लेशन और सप्लाई इन्फ्लेशन, और जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन है वो भी इन्हीं दो फोर्सेस के थ्रू ही वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं डिमांड इन्फ्लेशन। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, बल्कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही कहते हैं। लेकिन अगर आप खाली डिमांड इन्फ्लेशन कहेंगे तब भी समझने वाला बात समझ जाएगा कि आप डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन एक राय मेरी है, जो लोग भी एग्जाम देते हैं, जब आप एग्जाम में लिखें तो ये बिल्कुल अज्यूम मत कीजिए जो एग्जामिनर है वो कुछ जानता है। समझिए, वो कुछ नहीं जानता, उतना ही जानेगा जितना आप उसे समझा देंगे। तो आप अच्छा ये है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन लिखें उस पर। हालांकि डिमांड इन्फ्लेशन में भी हो सकता है वो इग्नोर कर दे इस बात को, समझते हैं कि इट्स अंडरस्टूड। ओके, तो डिमांड
पुल इन्फ्लेशन क्या है, इसको अगर केन्जियन टूल्स के तहत समझें, जो केन्स ने इन्फ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट दिया था, वो था थ्रू एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, एक चीज और है, आप एक सिंपल अगर डिमांड सप्लाई मॉडल में भी आप ले लेंगे, बल्कि अच्छा मैं उस पर बाद में आता हूं। तो केन्स का टूल क्या था, इसको मैं पहले तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहां पर आप एम्प्लॉयमेंट को मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को वाई एक्सिस पर मेजर कर रहे हैं। ओके, सपोज ये एग्रीगेट सप्लाई है। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, बेसिकली रिलेशनशिप है एम्प्लॉयमेंट में और आउटपुट में, यानी अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो आउटपुट उस रेट पर बढ़ेगा। लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इकोनॉमी के, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिमांड के बारे में क्या है, वो उतना ही करेंगे। क्योंकि अगर इतना करेंगे तो उन्हें ये तो उम्मीद होनी चाहिए ना कि इतना बिक जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस डिमांड के बारे में जो होता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड, जिसको एग्रीगेट स्पेंडिंग लेवल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बताता है हमें कि ये लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ON, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ये जरूरी नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। हो सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर हो, इसका मतलब यह ये रिसोर्स जो अनएम्प्लॉयड है, और हो सकता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट ये हो। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की, और सपोज NF, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में ये है, तो क्या सूरत होगी, आउटपुट, रियल आउटपुट तो इसके बाद बढ़ना नहीं है। केस का कहना यह था कि यहां पर क्या है, एक्सेस डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड जो है यहां पर इट एक्सीड्स एग्रीगेट सप्लाई, तो देयर इज एन एक्सेस डिमांड। और ये चीज जो है, सपोज AB, ये AB जो है ये है इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये वजह बनता है इन्फ्लेशन की। ठीक है, अच्छा, आप कहेंगे कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा क्यों है, तो उसके ऊपर अभी बाद में आते हैं कि एग्रीगेट डिमांड किन किन वजह से ज्यादा हो सकती है। आइडियली अगर आप इसको समझेंगे तो ये मान के चलिए कि जो भी आउटपुट है इकोनॉमी की, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड बाय द वे है क्या, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आप नेट एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं, फॉरेनर्स डिमांड फॉर योर गुड्स, उसमें से तो कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं, हमें इतने से हमारा काम चल जाएगा फिलहाल। अच्छा, यानी अगर जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर क्लेम जो है वो ज्यादा है, ठीक है, तो क्या सूरत होगी, फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड जो आ रही है एक पर्टिकुलर सेक्टर से आ रही है, राइट, तो इकोनॉमी के अंदर एक अपना इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। जो सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट हैं, ज्यादा एक्टिव हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो इनएक्टिव एंटरप्रेन्योर से या इनएफिशिएंट एंटरप्रेन्योर से शिफ्ट होंगी टुवर्ड्स एक्टिव, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर ये डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट के पास कुल दो तरीके हैं, यानी रिसोर्सेज की डिमांड इन एक्सेस ऑफ व्हाट द आउटपुट इज। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो एक्सेस में डिमांड हुई तो कहीं ना कहीं से वहीं से बस एडजस्ट हो गया, तो एक जगह से कम हो गई, एक जगह बढ़ गई। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है देन क्या सूरत होगी, गवर्नमेंट की तरफ से आने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट या तो टैक्सेस से फाइनेंस करेगी, टैक्सेस से फाइनेंस की सूरत में कंजम्पशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अच्छा, यह हो सकता है कि इकोनॉमी में वो प्रोड्यूसर्स जो जिनके पास से रिसोर्सेज जा रही हैं लेकिन फिर भी वो इन्वेस्ट करना चाहें, लोग अपनी पास सेविंग को ड्रॉ डाउन करें, कंज्यूमर जो है अपना कंजम्पशन कम ना करें, अपने पास सेविंग को ड्रॉ डाउन करें, तो इसका मतलब जो है करंटली जितनी इनकम है इकोनॉमी के अंदर, जितनी आउटपुट है, उससे ज्यादा रिसोर्सेज क्रिएट होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने खर्च किया। अच्छा, कोई भी एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी के अंदर वो डिमांड ही तो जनरेट करता है, बल्कि इन्वेस्टमेंट जो है वो भी
एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन वो डिमांड ही जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक 5 करोड़ का या 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है, जाहिर है उसकी आउटपुट जो है वो 4 साल के बाद शुरू होगी। लेकिन आज से आपने उस पर काम शुरू किया, आपने सबसे पहले क्या काम किया कि कंसल्टेंट से किसी कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, उसकी इनकम बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद आपने इसका एक ऑफिस लिया, उसकी इनकम बढ़ना शुरू, आपने अपने कुछ एम्प्लॉय रखे ताकि उस कंसल्टेंट से वो लोग वो करें, एक्सपर्ट होंगे, वो मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, ताकि वो असेस करें कि जो कंसल्टेंट ने आपको एक दे भी दिया बना के वो है भी कि नहीं, कि वो तो एक वो बंदा है, ये आपके एम्प्लॉय होंगे। देन आपने एक बिल्डिंग बनाओगे उसके लिए ज़मीन अरेंज करोगे, मशीनें खरीदोगे, लेबर एम्प्लॉय करोगे। तो इन सारे सेक्टर्स की इनकम जो है बढ़ रही है, अभी आउटपुट शुरू नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर आ गई और करस्पॉन्डिंग टू दैट आउटपुट नहीं आई है, चाहे वो गुड्स की शक्ल में हो चाहे सर्विस की शक्ल में भी नहीं आई। तो ये गैप जो है ये शॉर्ट टर्म में ये क्रिएट होता है एक टाइम लैग की वजह से, ठीक है। अच्छा, दूसरी सूरत गवर्नमेंट के पास क्या हो सकती है कि वो डेफिसिट फाइनेंसिंग में आपकी बारोइंग करती। बारोइंग करने का मतलब यह है, अच्छा बारोइंग लार्जली फाइनेंस क्रिएशन ऑफ न्यू मनी से होती है, या इवन मैकेनिज्म ऐसा है, कभी इसको भी समझाऊंगा मैं आपको किसी और वीडियो में, जो जिसको कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ पब्लिक डेट। यानी जो डेट है, जो फिस्कल एक मेजर है, उसका भी मोनेटाइजेशन हो जाता है, क्योंकि आपने सेंट्रल बैंक से लिया, सेंट्रल बैंक ने उसके अगेंस्ट आप वो इशू कर दिया, तो बेसिकली एक्स्ट्रा मनी आती है और एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है। तो अगर ये फुल एम्प्लॉयमेंट है तो ये इन्फ्लेशनरी गैप होगा, जो कि वजह बनेगा इन्फ्लेशन की, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के और उस आसान तरीके में बताता हूं जो आपके लिए ज्यादा फेमिलियर होगा, लेकिन लॉजिक ये है उसकी, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, ये बिल्कुल सिंपल जो आपका बेसिक डिमांड सप्लाई मॉडल होता है, जो आप माइक्रो में पढ़ते हैं, कंज्यूमर का, इंडिविजुअल कंज्यूमर का, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बेसिकली। यानी वहां डिमांड क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए और सप्लाई क्या है, यानी कंज्यूमर्स की डिमांड का एग्रीगेशन होता है और सारे प्रोड्यूसर जो होते हैं उनकी सप्लाई का वो होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। यहां हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट्स की, यानी डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी टेकन टुगेदर, सबका। उसकी टेक्निक्स हैं, उसकी जो स्टैटिस्टिक्स गैदर करते हैं, उसके मेथडोलॉजी हैं, वो अलग कहानी है, ठीक है। और ये है जनरल प्राइस लेवल, किसी प्रोडक्ट का नहीं है, जनरल प्राइस लेवल। अगेन जनरल प्राइस लेवल कैसे वर्कआउट किया जाता है, इसकी भी अलग। और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे किसी पर्टिकुलर गुड के लिए करते हैं, ठीक है। तो ज्यादा प्राइस पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी और कम प्राइस पे एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, और इसका अपोजिट होगा एग्रीगेट डिमांड का, यानी अगर प्राइस ज्यादा है तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी। ये डायग्राम फैमिलियर है, जहां पर हम एक्स एक्सिस पे तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मेजर कर रहे हैं और यहां पर प्राइस। अच्छा, अब आपने देखा था कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है, यानी इन्फ्लेशनरी गैप था। तो इन्फ्लेशनरी गैप आपकी क्या चीज क्रिएट कर देगा, ये चीज क्रिएट करेगा बेसिकली, वो चीज वहां से आती है। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ेगी आपके प्राइस बढ़ गए, ठीक है। अच्छा, उस डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ये हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करने के बाद वो सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो हमने पहले ही बना दी। आप शिफ्ट करके भी कर सकते हो कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर की वजह से, चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट था वहां पर, इन ऑर्डर टू गिव मोर एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया। एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर तो करेगा नहीं। तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हुआ, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशनरी गैप पॉसिबल है, अगर उसकी वजह से एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है। एक्सेस डिमांड का मतलब इन एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और यह भी हो सकता है कि ये लैग के हिसाब से हो, टाइम लैग के हिसाब से, बट दैट इज द रीजन कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो ये आपकी ओके। तो ये चीज जो है वो आपकी, अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है, मिसाल के तौर पे अगर एग्रीगेट सप्लाई साइमल्टेनियसली बढ़ जाती है तो प्राइस वहीं पर रहते हैं, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से एकदम बढ़ती नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो फुल है केन्सियन मेथडोलॉजी में इन्फ्लेशनरी गैप के हिसाब से, क्योंकि अब वहां तो प्राइस को ही बढ़ना है, क्योंकि ये कहते हैं कि केन्स के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट
प्लस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1, यानी या तो दोनों बढ़ेंगे, कुछ ये 0.4 वो बढ़ा, 0.6 वो बढ़ा, या अगर आउटपुट नहीं बढ़ रही है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अब है ही नहीं, वो मतलब अवेलेबल लोग नहीं है, तो यही तो होगा, एक जगह से दूसरी जगह आपने बुलाया जाए तनख्वाह देके, और तो कोई सूरत है नहीं। तो यहां पर आउटपुट नहीं बढ़ेगी, जिसको रियल आउटपुट कहते हैं, प्राइस बढ़ेगी। और जब आप कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, तो आपको लगा कि आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन वो जो है वो बेसिकली सिर्फ मॉनिटरी वैल्यू उसकी बढ़ रही है, रियल आउटपुट नहीं बढ़ रही है। ओके, तो ये तो हुआ। अच्छा, अब इसी में डिमांड इन्फ्लेशन में हम उसको भी डिस्कस कर लें, क्योंकि ये इन्फ्लेशन जो केन्स के टूल्स के थ्रू हमने समझा और केन्स के इन्फ्लेशनरी गैप के थ्रू हमने समझा, ये बेसिकली एक रियल सेक्टर फिनोमिनन है जो हमें ये बताता है कि जब इकोनॉमी में रियल आउटपुट की कमी होती है और उसकी डिमांड उससे ज्यादा होती है, तो ये इन्फ्लेशन होता है। यानी ये फिनोमिनन जो है ये रियल सेक्टर फिनोमिना है। ओके, ऑन द अदर हैंड, अच्छा केन्स जो था वो मॉनिटरिस्ट तो था नहीं, केन्स ऑल टॉक्ड अबाउट द रियल सेक्टर। और इस हद तक कि केन्स के एनालिसिस के बाद, जो केन्स का वो पीरियड है, उसके बाद मॉनेटरी थ्योरी पॉलिसी तकरीबन बैकग्राउंड में चली गई थी। वो इट वॉज मिल्टन फ्रीडमैन हु रिवाइव्ड द मॉनेटरी पॉलिसी, और मिल्टन फ्रीडमैन का कहना यह था कि इन्फ्लेशन हैज टू बी ए मॉनेटरी फिनोमिनन। तो अब एक नया एंगल आया इसमें, तब हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि मिल्टन फ्रीडमैन जो भाई साहब हैं ये किस उस पर कह रहे हैं। तो इसको मैं मिटाता हूं। अच्छा, केन्स हम कर चुके, लिख भी दूं ताकि अब हम कर रहे हैं फ्रीडमैन, मिल्टन फ्रीडमैन। मॉनिटरिस्ट में सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट बंदा जो है वो मिल्टन फ्रीडमैन है, जिसको शायद 75 या 74 का नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अब ये सोच रहा हूं कि केन्स को मिला था कि नहीं मिला था। केन्स पहले मर गए थे, नोबेल प्राइज जो है वो 69 में शुरू हुआ है। ठीक है, अगर होते तो 500% मिल जाता उनको। ठीक है, अब फ्रीडमैन का क्या काम था? फ्रीडमैन ने क्वांटिटी थ्योरी की वैलिडिटी को रीएस्टैब्लिश किया, यानी क्वांटिटी थ्योरी इज एज वैलिड, जिसको केन्स ने वो किया था कि क्वांटिटी थ्योरी जो है उस हिसाब से काम नहीं करेगी। यानी अब इसका मतलब यह है कि इसके लिए हम थोड़ा सा क्वांटिटी थ्योरी को भी देख लें। तो क्वांटिटी थ्योरी आपकी क्या है? ओरिजिनल क्लासिकल क्वांटिटी थ्योरी इज mv इज इक्वल टू py। ये फिशर्स वर्जन है, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूं। डिमांड फॉर मनी के ऊपर हम बनाएंगे तो कैम्ब्रिज अप्रोच और वो सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन ये बेसिक इक्वेशन ये थी। जहां पर ये मनी सप्लाई है, ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है, यानी मनी जो है एक गिवन यूनिट ऑफ मनी कितने ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करती है, यानी कितने जल्दी जल्दी वो हाथ बदलती रहती है। यानी मेरे पास 100 रुपए कहीं पर आए, मैंने उस पर कोई चीज खरीदी, वो आपके पास पहुंचे, आपने किसी और को, तो एक ही 100 रुपए का नोट है, वो डिफरेंट ट्रांजैक्शन को फाइनेंस कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन अगर ज्यादा होगी तो मनी की कम जरूरत पड़ेगी, जिसको करेंसी या कैश की शक्ल में जो कहते हैं उनकी कम जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जनरल प्राइस लेवल है और ये रियल आउटपुट है। ओके, ये अच्छा, तो ये हमारा अच्छा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है ये बेसिकली स्टेबल वेरिएबल है, क्योंकि ये बहुत क्विकली तो चेंज होता नहीं है। वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कहां पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इस पे डिपेंड करेगा कि आपका फाइनेंशियल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर कितना डेवलप है, कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कितना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, कितने डिजिटल पेमेंट्स हो रहे हैं, मार्केट कितनी डेवलप है, एटसेट्रा। तो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन जो है उस पर डिपेंड करता है कि ट्रांजैक्शंस कितने क्विक हो रहे हैं। राइट, अच्छा, तो अगर ये आपका कांस्टेंट होता है तो मनी की डिमांड फिर कितनी होगी? मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई जो मनी डिमांड के हिसाब से होगी। क्लासिकल इकोनॉमिक्स का यह भी मानना था कि अगर ना भी मानना हो तो मनी की जरूरत तो ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करने के लिए तो है ही है, दूसरे फंक्शंस भी हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन को तो फाइनेंस करना ही करना है। तो जितनी आउटपुट है उतनी मनी चाहिए आपको। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो मनी जो है, मनी सप्लाई विल बी इक्वल टू के पी वाई। ओके, अब आप पूछेंगे ये के पी वाई कहां से आ गया, वो सॉरी के कहां से आ गया?
मतलब इसमें तो था नहीं। के जो है वो है ए पोर्शन ऑफ द इनकम, पोर्शन ऑफ द मनी इनकम विच इज रिक्वायर्ड टू फाइनेंस दोज ट्रांजैक्शंस। यानी अगर 100 रुपए की चीजें हो रही हैं तो हमारा काम जो है वो 50, अगर इसकी 0.5 वैल्यू है, इसका मतलब आपको 50 रुपए हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। और ये काहे पे डिपेंड करता है कि जो है ये वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन का अपोजिट होता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, वेलोसिटी सर्कुलेशन कम होगा के की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यानी मनी सप्लाई के लिए आपको चाहिए मतलब ये चीजें, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि अभी हम ये मान रहे हैं कि अगर यहां पर इक्विलिब्रियम है, यानी उतनी मनी सप्लाई सर्कुलेशन में है जितनी जितनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब मनी सप्लाई जो है वो एक्सीड करती है केपीवाई से, तो क्या होता है, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, यानी एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज विल इन टर्न इंक्रीज इन प्राइस। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो अच्छा, अगर ये बराबर है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीज मैं इसको मिटा दूं ताकि ये आपको तंग ना करे। तो बेसिकली अगर आप इसको देखें तो प्राइस और मनी सप्लाई जो है वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होल्ड कर रहे हैं, और उसी को केन्स ने डिसएग्री किया था कि इतना मैकेनिकल रिलेशनशिप नहीं होता मनी सप्लाई और प्राइस लेवल में, कि यहां तो बिल्कुल मैकेनिकल है, मनी सप्लाई को डेवलप कर दें प्राइस डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि मनी सप्लाई तो क्विकली बढ़ाई जा सकती है, वेलोसिटी सर्कुलेशन बढ़ नहीं सकता, आउटपुट भी एकदम से नहीं बढ़ जाएगी, तो प्राइस उस हिसाब से बढ़ जाएंगे। केन्स का कहना यह था कि यह रिलेशनशिप जो है मतलब इट वर्क्स थ्रू ए सेट ऑफ रिलेशनशिप दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। अब अगर आप देखें तो प्राइस काय पे डिपेंड करेंगे, अगर इसी में से आप ड्राइव करें कि प्राइस की सिचुएशन, प्राइस किसके बराबर होंगे, तो प्राइस बराबर होंगे एम वी अपॉन वाई, राइट। यानी हम प्राइस को इधर ले, इसी को मैनिपुलेट किया और कुछ नहीं किया है। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर लिखें किसी तरह से तो ये बराबर हो जाएगा, यानी प्राइस जो है वो एम बाई वी मल्टीप्लाइड बाई 1/k भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, इसलिए कि v जो है मैंने कहा था ना उस पर डिपेंड करती है, तो इसकी जगह v की जगह हम 1/k लिख, हालांकि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इसको ही समझ जाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको कांस्टेंट मान लें कि ये कांस्टेंट है कि ये इतने जल्दी चेंज नहीं होती है, तो आपका ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्राइस चेंज जो है वो डिटरमिन होगा इन फैक्टर से, मनी सप्लाई और ग्रोथ से। ओके, तो हम अज्यूम कर लें, assuming, sorry, not assumption, assuming V to be constant। अच्छा, अगर हम V को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं तो फिर प्राइस काय के बराबर हो जाएंगे, प्राइस बराबर हो जाएंगे m बाई v, सॉरी y नॉट v, क्योंकि v भी एक वेरिएबल है तो ये कंफ्यूजन तो बड़ा हो जाएगा, आई एम सॉरी। तो m बाई वाई, m क्या है, मनी सप्लाई है, और y क्या है, रियल आउटपुट है, यानी प्राइस जो है इस रेशो के बराबर होंगे। तो अगर दोनों बराबर हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इसका मतलब प्राइस इंक्रीज नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मनी जो है वो एक्सीड कर रही है, यानी मनी सप्लाई है, ये बेसिकली मनी सप्लाई y से, तो प्राइस इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आपने उसको v को तो कांस्टेंट मान ही लिया है, तो हमने v को यहां से बैठा दिया, यहां से बैठा दिया, तो चेंज इन प्राइस जो होगा वो क्या होगा, dp अपॉन p बराबर हो, सॉरी बराबर नहीं, यानी बराबर होगा डेल्टा m अपॉन m माइनस dy बाई y। व्हाट डज इट मीन, कि ये ज्यादा है और इसका जो भी डिफरेंस आएगा प्राइस चेंज उसके हिसाब से होगी। तो यहां पर क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस दैट इज इन्फ्लेशन, ये क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, एंड दिस इज द रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। ओके, अगर मैं इसको लिख दूं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा,
रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस, ये होगा रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, और ये होगा रेट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, तो प्राइस चेंज आपके इस तरह से होंगे, और वही एग्रीगेट डिमांड जो है वो मनी सप्लाई ज्यादा होगी तो एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देगा, प्राइस जो है हायर हो जाएंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो वही बनेगा, क्योंकि मनी सप्लाई जो है वो बेसिकली एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगी, क्योंकि मनी सप्लाई का इससे ज्यादा का क्या मतलब है? मनी सप्लाई अगर आउटपुट से ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, इसका मतलब यह है कि ज्यादा परचेजिंग पावर जो है वो चेस कर रही है कम कमोडिटीज को, तो जाहिर है कि उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। तो ये थी मिल्टन फ्रीडमैन की थ्योरी। अच्छा, इसको मिल्टन फ्रीडमैन का हम क्यों कर रहे हैं? ये इक्वेशन तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थी, फिशर की थी बेसिकली। ये असल में रिलेशनशिप को केन्स ने एक तरह से डिमोलिश किया था कि ये रिलेशनशिप जो है इतनी डायरेक्ट नहीं है जो यहां नजर आ रही है, जो यहां नजर आ रही है। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी, जो उसका बहुत मशहूर वर्क है, बल्कि आप बुक में देखें तो क्वांटिटी, उसका जो ओरिजिनल पेपर है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ए रीस्टेटमेंट, ओके, उसके थ्रू इसी रिलेशनशिप को रीएस्टैब्लिश किया। तो उसके ऊपर भी आई प्लान टू मेक ए वीडियो। तो ये डिमांड इन्फ्लेशन जो इस तरह से एक्सप्लेन होता है। केन्स के यहां इन्फ्लेशन जो है वो रियल फिनोमिनन है, रियल सेक्टर फिनोमिनन है, और यहां पर मॉनेटरी फिनोमिनन है। मिल्टन फ्रीडमैन के या मॉनेटारिस्ट के। ठीक है, तो अब आता हूं मैं ये तो एक हो गया डिमांड इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो मैं इसको जरा मिटा दूं ताकि दूसरे टाइप का इन्फ्लेशन जो है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसको खाली कॉस्ट इन्फ्लेशन भी कहते हैं, लेकिन जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन को डिमांड इन्फ्लेशन भी कहते हैं, लेकिन करेक्ट ज्यादा प्रॉपर जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। इसी तरह ज्यादा प्रॉपर जो है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। जैसा कि नाम से ही लग रहा होगा, कुछ तो अंदाजा लगा ही लिया होगा, यानी कॉस्ट के बढ़ने की वजह से जो प्राइस बढ़ते हैं, जो धक्का दिया जाता है कॉस्ट की वजह से, वो इन्फ्लेशन। अच्छा, कॉस्ट बढ़ती किस वजह से और उसका इफेक्ट क्या होता है? अल्टीमेटली हमारा टॉपिक वो है, वरना तो ये कोई भी कह देगा किसी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ जाएंगे। ओके, कॉस्ट बढ़ती है प्राइमरीली दो वजह से। नंबर वन, इंक्रीज इन वेज। इंक्रीज इन वेज जो है ये जरूरी नहीं है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से हो, कि लेबर डिमांड करें कि उनकी कभी कभी इनजेन्युइन डिमांड की वजह से भी वेज बढ़ती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर टाइप के लेबर की शॉर्टेज है, अब एम्प्लॉयज जो है वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, या ट्रेड यूनियन इतनी स्ट्रांग है कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके वेज बढ़वा ली। एंटरप्रेन्योर ने सोचा कि भाई हमें वेज बढ़ाने के अलावा नहीं तो काम ही रुक जाएगा, तो उन्होंने वेज बढ़ाई। लेकिन वेज बढ़ाने का इफेक्ट जो होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का बढ़ना। सो इंक्रीज इन वेज विल लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि एंटरप्रेन्योर अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो किससे रियलाइज करने की कोशिश करेगा? कंज्यूमर से। तो जनरल प्राइस लेवल पे फर्क पड़ेगा उसका, जैसे कमोडिटीज की कीमतें बढ़ेंगे तो जनरल प्राइस लेवल पे फर्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। ओके, दूसरा हो सकता है पॉसिबल तरीका प्रॉफिट इंक्रीज। वैसे तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जिसको एबनॉर्मल इंक्रीज इन प्रॉफिट कहते हैं, या जिसको आपने जो मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि मोनोपोली में या ओलिगोपोलिस्टिक कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जिसको कहते हैं, यानी प्रॉफिट विच इज ओवर एंड एबव जो एंटरप्रेन्योर का एक रीजनेबल रेम्यूनरेशन होना चाहिए था, उसके ऊपर जो है वो है। अच्छा, ये मोनोपोली की वजह से भी हो सकता है, कुछ ओलिगोपोलिस से कार्टेल बना लें उसकी वजह से भी हो सकता है, यानी अपने इन चीजों की वजह से, यानी
वो इस पोजीशन में हैं कि ज़्यादा प्राइस पे बेच सकें, तो वो काय को कम पे बेचेंगे, वो तो पैसे बनाने के लिए बैठे मार्केट, तो इस वजह से प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक इन्फ्लेशन की वजह होती है प्रॉफिट। दूसरी चीज होती है कि रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक फैक्टर्स ही हो, इंटरनेशनल फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी प्राइस बढ़ गए, ओके, आपके हाथ में नहीं है, या इस तरह के मानसून फेल हो गया, एग्रीकल्चर सप्लाई कम हो गई, उसके प्राइस बढ़ गए। बहुत सारी कमोडिटीज जो हैं वो एग्रीकल्चर की रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, या एग्रीकल्चर के जब प्राइस बढ़ेंगे कमोडिटीज के, क्योंकि ये तो वेज गुड है बेसिकली, तो आपको वर्कर्स को तनख्वाहें भी ज्यादा देना पड़ेंगे। तो इन आइदर इन एनी ऑफ दीज केसेस क्या होगा कि प्राइस बढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं डायग्राम बना के बताता हूं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। ओके, बिल्कुल उसी तरह से एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, प्राइस, और यहां पर एडी और एएस बोथ। ओके, यानी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है और ये प्राइस हैं जो कि इक्विलिब्रियम प्राइस हैं, हम इसको P1 कहते हैं और Q1 क्वांटिटी है। अच्छा, अब किसी भी वजह से, एक तो वजह हो सकती है आउटराइट, चूंकि मोनोपोलिस्ट है वो ज्यादा प्राइस चार्ज करने लगा, ठीक है। वेज अगर बढ़ी तो क्या होगा, सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगा लेफ्टवर्ड, क्योंकि ये वेज का बढ़ना जो है ये इस वजह से नहीं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, सेम प्रोडक्टिविटी उन्हीं कंडीशन में काम कर रहे हैं, अब तनख्वाह ज्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब जो है कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आ रही है, यानी इस कॉस्ट के ऊपर सप्लाई कर्व जो है वो आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा कि आउटपुट भी कम होगी। शिफ्ट इसलिए होगा कि अब उन प्राइसेस के ऊपर उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स एज ए होल, मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूं, सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं है। यानी P1 प्राइस के ऊपर अगर पहले सपोज OY1 क्वांटिटी हो रही थी सप्लाई, तो अब इकोनॉमी के अंदर सपोज OY0 क्वांटिटी आउटपुट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। सॉरी अच्छा, ये P1 प्राइस के ऊपर, तो नया प्राइस जो है वो, अच्छा अगर P1 ही प्राइस रहेंगे तो ये गैप रह जाएगा, तो गैप अपने आप ही पुश कर देगा प्राइसेस को, तो नए प्राइस जो हैं वो यहां सेटल होंगे, ठीक है। यानी ये सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ। सपोज अर्लियर दिस वाज E1 इक्विलिब्रियम 1, नाउ दिस इज इक्विलिब्रियम 2, ये सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ, तो नए प्राइस जो हैं वो हो गए P2 और नई जो क्वांटिटी है और आउटपुट है वो हो गई P2। तो यानी कॉस्ट की वजह से, जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है उसकी वजह से जो प्राइस बढ़े, उससे खाली ये नहीं हुआ कि प्राइस बढ़ गए, बल्कि आप देखेंगे कि आउटपुट भी कम हो गई इकोनॉमी के अंदर। आउटपुट इकोनॉमी के अंदर कम हो गई और हो सकता है स्पेंडिंग लेवल वही हो, स्पेंडिंग लेवल तो होगी क्योंकि एम्प्लॉयज को तो तनख्वाह मिल ही रही है ज्यादा, तो इसका डिमांड इन्फ्लेशन भी होगा। तो इसलिए यह भी जरूरी है कि इन दोनों का इंटरेक्शन क्या होगा वो भी मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो ये बेसिकली कॉस्ट इन्फ्लेशन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो रॉकेट साइंस नहीं है, आप सिंपल समझ सकते हैं कि कॉस्ट बढ़ेगी फॉर वट एवर रीजन, चाहे मोनोपोलिस्ट जो है वो ज्यादा चार्ज कर रहे हों, ओलिगोपोलिस्ट ने कार्टेल बना लिया हो तो प्राइस बढ़ेंगे, ये जो है इंक्रीज वेज रेट होगा विदाउट इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी तो होगा, तो ये फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है तो डिमांड वाला इन्फ्लेशन कहेगा भाई सब्र करो, जब हमारी बारी आएगी तब हम करेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तो कोई किसी का इंतजार नहीं करता, तो साथ ही साथ सब काम चलता रहता है। तो उनका इंटरेक्शन क्या होगा, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या हो सकता है, तो ये मैं समझाने की कोशिश कर। ओके, तो अब मैं बताता हूं कि दोनों का इंटरेक्शन जो है डिमांड इन्फ्लेशन का और कॉस्ट इन्फ्लेशन का, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का इंटरेक्शन। और इंटरेक्शन जो है, जब मैं यूज कर रहा हूं वर्ड, इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि दोनों अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, दोनों में रिलेशनशिप है, यानी जब एक होता है तो इट लीड्स टू अनदर, ठीक है। तो वही मॉडल
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को आप एक्स एक्सिस पे मेजर कर रहे हैं। ये आपका एग्रीगेट डिमांड है, ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये प्राइस। ठीक है, सपोज इट इज P0 और ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है Y0। ओके, अब ट्रेड यूनियन के प्रेशर में वेज बढ़ गई। वेज बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, उनकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी नहीं थी, या रॉ मटेरियल के पैसे बढ़ गए। रॉ मटेरियल की क्वांटिटी नहीं बढ़ी, पैसे बढ़ गए। तो अब क्या होगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट करेगा। तो अब इस ओरिजिनल प्राइस के ऊपर, सॉरी दिस इज एएस प्राइम मैंने कर दिया, तो इस P0 के ऊपर तो अब इक्विलिब्रियम रहा नहीं, क्योंकि यहां पर तो सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इतनी है और एग्रीगेट डिमांड इतनी है। तो नया जो है वो सेटल होगा प्राइस यहां पर इसके हिसाब से। लेकिन एक इफेक्ट साइमल्टेनियसली और होगा, चूंकि लोगों की इनकम में बढ़ी है, इनकम तो बढ़ी है ना एक सेक्शन की, उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी। अब ये डिमांड बढ़ काय की वजह से रही है, कोई आउटपुट तो उसकी वजह से आई नहीं, तो एक्सेस ऑफ मनी है उनके पास, तो डिमांड कर भी बढ़े, वो डिमांड भी बढ़ेगी। डिमांड बढ़ी, प्राइस यहां पर पहुंच गए। अच्छा, ये P2 हो गए, इसको हम AD प्राइम कहते हैं। इसी का फर्दर अगर आप एक्सटेंशन देखें, अब चूंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस भी बढ़ गए। ठीक है, आउटपुट वहीं के वहीं चल रही है, ये बिल्कुल खैरियत है यहां पर। अच्छा, अब क्या होगा, चूंकि प्राइस बढ़ गए तो हो सकता है ट्रेड यूनियन फिर प्रेशराइज करें, या और वो हो दूसरे सेक्टर से कि भाई प्राइस बढ़ गए, वी शुड बी कंपनसेटेड। बहुत सी जगह खासतौर से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तो इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड इंक्रीमेंट्स मिलते हैं उनको, जो साल में 2 बार इंडिया में कंपनसेट किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट तो करती है कम से कम, और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। और इस पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट यूनियन का ट्रेड यूनियंस कितने स्ट्रांग हैं। अभी हमने क्या देखा था कि जब एग्रीगेट सप्लाई कम हुई, और कम किसकी वजह से हुई, कॉस्ट बढ़ने की वजह से। कॉस्ट क्यों बढ़ी, वेज बढ़ने की वजह से, या रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ने की वजह से, या प्रॉफिट बढ़ने की वजह से। तो रियल इंक्रीज इन आउटपुट नहीं हुई थी और प्राइस बढ़ गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हुआ, कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, प्राइस बढ़े। प्राइस बढ़ने के बाद उसने ट्रिगर किया कि एग्रीगेट डिमांड भी बढ़े, क्योंकि मनी सप्लाई तो बढ़ ही गई, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और फिर वो सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा, यहां पर ने एक चीज ऐड कर दी है, सपोज ये एग्रीगेट सप्लाई जो है ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, जो मैंने आपको बताया था। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट की एक चीज और समझ लीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हरगिज नहीं होता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के हर आदमी जो है वो एम्प्लॉयड है, हर आदमी काम कर रहा है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब यह है कि हर वो शख्स जो कि मार्केट डिटरमिन्ड वेज रेट पर काम करने को तैयार है, वो उसको काम मिल रहा है। ठीक है, ये दिस वेज कुड बी एज लो एज एनीथिंग। बाकी जो उस काम कर नहीं कर रहे हैं वो वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसको एनालिसिस में आप शामिल नहीं कर रहे। ठीक है, तो सपोज ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट है, यानी आउटपुट, रियल आउटपुट जो है वो OY0 के बियॉन्ड नहीं बढ़ेगी। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। ओके, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की मैंने वजह बताई आपको कि गवर्नमेंट का खास तौर से एक्सपेंशन। और देखिए एक चीज और है, गवर्नमेंट के 10 एक्सपेंडिचर डेवलप्ड कंट्रीज में होते हैं जो गवर्नमेंट टैक्सेस से फाइनेंस करती है, डेफिसिट से फाइनेंस करती है। डेवलपिंग कंट्रीज में वो चीजें जो हैं वो डेवलपमेंट के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भी डेफिसिट फाइनेंसिंग करती है, एक्सेट्रा। तो एक्स्ट्रा मनी क्रिएट होती है और उसकी वजह से जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का क्या मतलब हुआ, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आया। लोगों के हाथ में पैसा आने की वजह से, यानी पहले जो थे प्राइस ये थे, अब इक्विलिब्रियम जो है वो यहां पर है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई तो बढ़ा नहीं है। ठीक है, अब जो है ये P1 P0 थे प्राइस, अब P1 पे पहुंच गए, लेकिन रियल आउटपुट नहीं बढ़ी है। तो ये एग्रीगेट सप्लाई जो है वो खाली एक तरह का इकोनॉमी में एक मनी इल्यूजन क्रिएट कर रही है, यानी मनी है, चीजें उस हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। प्राइस
फिर बढ़ेंगे तो लोग मतलब वर्कर्स डिमांड करेंगे भैया प्राइस बढ़ गया, हमारा काम नहीं चल रहा। तो जब उस डिमांड को कंसीडर किया जाएगा तो सिचुएशन फिर वहीं आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या इफेक्ट हुआ, यानी जो आपका मूवमेंट था यहां से यहां और यहां से यहां पहुंचने का, वो ये एरो है, कुछ और नहीं है, कुछ और मत समझिएगा। यानी आपका मूवमेंट यहां से यहां हुआ और यहां से यहां हुआ। ठीक है, इससे हुआ क्या, पूरे प्रोसेस में जहां पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी काम कर रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी काम कर रहा है, ये गरीब बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। यानी रियल आउटपुट तो बढ़ नहीं रही और प्राइस जो है वो P0 से P2 पहुंच गए। तो ये है दोनों का कंबाइंड इफेक्ट। और इसमें आप दूसरी सिनेरियो आप खुद सोच के जोड़ सकते हैं किस चीज का क्या। दिस इज बेसिक एनालिटिकल फ्रेमवर्क टू एनालाइज इन्फ्लेशन। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी एक बात और बता दूं, चूंकि मैंने स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का जिक्र किया था कि गुनार मिर्दल ने कहा था, तो उसको भी मैं मेंशन कर ही दूं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, ठीक है। गुनार मिर्दल नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट हैं। उन्होंने खास तौर से डेवलपिंग इकोनॉमी और या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की स्टडी की थी कि वहां स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, बहुत दूसरी चीजें हैं, वो खाली इकोनॉमिक नहीं है प्योरली, यानी उससे आप उन पैरामीटर्स पे आप उसको जज नहीं कर सकते। अच्छा, तो उन्होंने क्या पाया कि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो लार्जली सफर फ्रॉम सप्लाई शॉक्स। सप्लाई शॉक्स क्या है, एग्रीकल्चर फेल हो गई, एग्रीकल्चर फेल हो गई तो हर चीज जेओपार्डी में चली जाएगी। यानी आज की तारीख में आप इंडिया में देखिए, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल होता है, हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर का अब नेशनल इनकम में शेयर तो बहुत उतना ज्यादा नहीं है जितना 1947 में था, तो 50% से ज्यादा था, अब तो शायद 20% से भी कम है, मेरे पास करेंट डेटा नहीं है। लेकिन अगर एग्रीकल्चरल इनकम कम हो जाती है, एग्रीकल्चर फेल हो गया, तो उससे खाली इतना नहीं है कि वो 20% पे फर्क होगा, क्योंकि अभी भी ये सेक्टर जो है कि बहुत बड़ी तादाद के लिए जो लिटिल लेस देन 60% ऑफ की जो पॉपुलेशन है वो अपनी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर से ही ड्राइव कर रही है। इसका मतलब ये सेक्टर जो है, ये जो दूसरे सेक्टर की आउटपुट है उसकी डिमांड के लिए यही जिम्मेदार है। तो अपनी तो आउटपुट गई, दूसरे सेक्टर की डिमांड गई। यदि आपने सुना होगा रिसेंट में कि कंजम्पशन कम हो गया, अभी डेटा आए थे, या अब लोग ग्लूकोज का बिस्किट भी नहीं खरीद पा रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कंजम्पशन कम होने का मतलब ये होता है, तो कंजम्पशन कम होने से यकीनन इंडस्ट्रियल उस पर आउटपुट पे फर्क पड़ता है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ऐसे प्रोड्यूस नहीं करती है कि वो अपनी अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज जो है पाइल अप करते चले जाए, वो चीजें उनकी मार्केट में बिके और वो 4 पैसे कमाए। ठीक है, तो वहां पर लार्जली सप्लाई शॉक्स होते हैं, या फॉर एग्जांपल एनर्जी नीड्स के लिए उनके पास दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो उनके हाथ में नहीं रहा, तो वो भी एक तरह का है। इसके अलावा मिर्दल का यह भी कहना था कि उनके पास उस तरह का मैकेनिज्म नहीं है जो कि ये इम्बैलेंसेस जो क्रिएट हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन और उनके थ्रू सप्लाई शॉक, जो इसको स्मूथन आउट कर दे कि रिसोर्सेज जो है यहां से यहां ट्रांसफर हो गई, एक बिल्कुल जिसको इनबिल्ट मैकेनिज्म कहते हैं। या जैसे इसमें ने मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए कहा था इनविजिबल हैंड, कि अगर मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है तो अपने आप चीजें कर देंगे। तो मिर्दल का कहना यह था कि वो इनबिल्ट मैकेनिज्म नहीं है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल फैक्टर्स के एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस ज्यादा है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स हैं, दे आर एम्प्लॉयड देयर, कि वो अपनी आउटपुट नहीं बढ़ा पा रहे हैं सारी चीज़ों के बावजूद, क्योंकि अब 10 फैक्टर हैं। फॉर एग्जांपल आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करेगा कौन, उनकी इतनी इनकम नहीं है। इसके ऊपर किसी वक्त और तफसील से बनाएंगे कि एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी के और दूसरी चीज़ों के जो कॉजेज हो सकते हैं, हो सकता है बनाया भी हो, मुझे याद नहीं है। तो ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन बेसिकली जो इन सबसे निकल के बात आती है, मैकेनिज्म जो है वो यही रहेगा। यानी इन सबसे अगर वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वहां पर, जो सिस्टम उसका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है और वो वही सिस्टम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो वो मैनिफेस्ट जो होंगी वो इन्हीं शक्ल में होंगी, या डिमांड की इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन की शक्ल में, या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।